नमस्कार, वेलकम टू बैक केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे मौर्य काल के अंदर अशोक, सम्राट अशोक और उसकी विजय के बारे में। आइए। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बाद के चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार आता है। बिंदुसार पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसकी विजयों के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद में मैं जो शासक होता है वो बिंदुसार। बिंदुसार जो है उसने कोई नया क्षेत्र जीतने का प्रयास नहीं किया। जो राज्य था, जो उसका क्षेत्र था अधिकार में, जो अधिकार में था, उसके प्रभाव में था, उसी को ही बनाए रखने का प्रयास किया। पुराने क्षेत्र को ही बनाए रखने का प्रयास किया, को ही बनाए रखने का प्रयास किया। ठीक है। और बिंदुसार जो है, हाँ, उसको जैन ग्रंथों के अंदर भद्रसार कहा गया है। ठीक है। अब फिर उसके बाद में हमारे सिलेबस के अनुसार हम अशोक को पढ़ेंगे। बिंदुसार के ऊपर ज्यादा बातचीत ना करके हम अशोक पर आते हैं। अशोक का जो टाइम पीरियड था वो 273 बीसी से 232 बीसी तक था। इसका जो राज्याभिषेक हुआ वो 269 में हुआ, लेकिन इसके बीच में जो 4 वर्षों का जो अंतर है, 4 वर्ष के अंतर, इसमें उसने अपने भाई थे उसने भाइयों को अपने राज्य के अंदर जो गृह युद्ध हुआ था, अपने जो परिवार के अंदर गृह युद्ध हुआ था, उस गृह युद्ध से उससे उभर कर अपने राज्य को स्थापित, अपने राज्य के अंदर फिर से अपना शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए 269 4 वर्षों का जो संघर्ष था अपने भाइयों से युद्ध करने में उसने गुजारा। फिर 269 यानी कि उसके अंदर उसने उसका राज तिलक हुआ। ठीक है। उसकी मां जो थी सुभद्रांगी, उसकी पत्नी कारुवाकी, एक तो थी कारुवाकी, देवी पद्मावती, तिष्यरक्षा। ठीक है। ये जो थी वह विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी, विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री। और जो पद्मावती थी, पद्मावती का बेटा था कुणाल। वो बहुत सुंदर था। और उसकी जो सबसे छोटी रानी जो थी तिष्यरक्षा, और इसके कहने पर इस कुणाल को अंधा करवा दिया था। तिष्यरक्षा के कहने पर कुणाल को अंधा करवा दिया था। और कारुवाकी जो है
केवल अभिलेखों के अंदर इसी का ही नाम मिलता है। जो अशोक के अभिलेख हैं केवल इसी का ही नाम, इसी का ही नाम मिलता है। इसके बेटा का नाम था तिवर, ठीक है। देवी, इसके 2 लड़के लड़कियां थी, एक तो महेंद्र सिंह। इन दोनों को अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया। ठीक है। अशोक ने, हाँ, अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी ये डिटेल तो हमने प्राप्त कर ली। ठीक है। अब अशोक को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों प्राप्त है? इसका एक कारण है कि इसने अपने शासन के 8वें वर्ष में, 8वें वर्ष के अंदर कलिंग के ऊपर का आक्रमण किया था। कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था, तो कलिंग में 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग घायल हुए थे और कई सारे लोग बेघर हो गए थे, कई सारे लोग बेघर हो गए थे। तो इससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि उसने जो हिंसा की, उससे इतने लोग मारे गए। उसका जो हृदय था वो एक जो बौद्ध धर्म का एक जो अनुयायी था, भिक्षु था, उसने जब वो वहाँ पर लेके गया युद्ध भूमि के अंदर, तो वो जो अशोक था, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन के बाद में उसने इस मार्ग को, हिंसा के मार्ग को चुनकर अहिंसा के मार्ग को अपनाया। तो वो सारे आगे आने वाले जो शासक थे, आगे आने वाले जो लोग थे और उसके समय के जो लोग थे, उसके अंदर वो घर कर गया था, उसके हृदय में स्थान बना पाया था। तो इसलिए इसका, अशोक का वो महत्वपूर्ण स्थान है। तो अब इसकी विजयों के बारे में पढ़ते हैं। उसकी 2 विजय मेन रूप से की थी उसने। एक तो कश्मीर, उसकी विजय के अंदर है। एक तो पहले पढ़ते हैं कश्मीर की विजय। कश्मीर की विजय। कश्मीर वही जो आज का जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर वाला भाग। चंद्रगुप्त मौर्य ने शेष भाग तो जीत लिया था, लेकिन कश्मीर और जो कलिंग उड़ीसा वाला भाग है वो कुछ कुछ बचा रहा होगा। तो कश्मीर में एक कल्लन की राजतरंगी, कल्लन ने एक पुस्तक लिखी है, राजतरंगिनी। उसके अनुसार जो सम्राट अशोक है, अशोक ने वहां पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, शिव मंदिर का निर्माण कराया था, शिव मंदिर का निर्माण। और ये तो ये भी कहता है, जो राजतरंगिनी के अशोक तो बौद्ध धर्म, ये प्रारंभ में के शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ में ये शैव धर्म का अनुयायी था। और उसमें कश्मीर के अंदर श्रीनगर की स्थापना की थी, श्रीनगर की स्थापना। और जो कल्लन की राजतरंगी कहती है कि कश्मीर का जो भाग है उस पर सम्राट अशोक ने जो अधिकार कर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। बोलो इसका जो मेन जो इसका जो बताता है वो राजतरंगिनी बताती है कि कश्मीर में जो अशोक ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर इस भूभाग को लिया था। ठीक है।
कश्मीर के बाद अब आते हैं, शायद कश्मीर का जो क्षेत्र है उसने अपने शासन के जो 8वें वर्ष है उससे पहले लिया होगा, क्योंकि 8वें वर्ष में उड़ीसा पर आक्रमण किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था, और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद में उसने कहीं पर भी कोई ऐसी हिंसा विंसा नहीं की। तो इससे प्रमाणित होता है, लगता है कि ये कश्मीर पर जो अधिकार है उसने उससे पहले किया होगा। अब उससे पहले हम उसके बाद में हम बात करते हैं कलिंग पर आक्रमण। अब देखिए कलिंग, खारवेल का हाथी गुम्फा हम पे ले गए। कलिंग नरेश जो बाद में जो हुआ कलिंग नरेश खारवेल, उसका एक हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार अशोक के समय में यहाँ का जो शासक था वो नंद था, नंदराज या फिर नंद था, या तो फिर आदमी का नाम नंद था, या फिर जो शासक था वो जिसने पाटलिपुत्र के अंदर जिस राज किया था उनके कोई वंशज था, वो अभी भी यहाँ पर उड़ीसा के अंदर या फिर राज्य कर रहे होंगे, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको पराजित करके उनको कुछ स्वायत्ता दे दी होगी उसे कलिंग के अंदर, तो ये वहाँ पर ये नंद हो सकते हैं। अब जो बात करते हैं तो इससे पता लगता है कि नंद अभी पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया जा चुका था, उनकी कुछ एक वंश था वो उड़ीसा में कलिंग के अंदर उस समय शासन कर रहा था। तो अशोक ने उस क्षेत्र को भी अपने अधीन करने के लिए प्रयास किया होगा, और उसमें कलिंग का युद्ध हुआ, और कलिंग के युद्ध में वहां पर 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख के आसपास घायल हो गए, और कई सारे बेघर हो गए। ठीक है, तो इससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, इससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। तो हृदय परिवर्तन हो जाने के बाद में उसने कुछ बौद्ध धर्म के प्रति वो झुकाव हो गया, और बाद में एक उसमें देखे तो निग्रोथ नाम का एक 7 वर्षीय जो भिक्षु था, उससे उसने दीक्षा ग्रहण की, 7 वर्षीय भिक्षु से दीक्षा ग्रहण की, और बाद में मोगलीपुत्र तीस जो अशोक के समय में पाटलिपुत्र के अंदर तीसरी बौद्ध संगीति होती है उसकी अध्यक्षता करता है, उसके अधीन उसने पूरी तरह से वो बौद्ध बन गया। और दिव्यावदान के अंदर मिलता है कि दिव्यावदान के अनुसार उसने के उपगुप्त के द्वारा उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उपगुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ठीक है, तो अशोक ने अपने पूरे जीवन काल के अंदर 2 महत्वपूर्ण जो विजय हैं वो हासिल की। उसके बाद में भी जो उसके साम्राज्य की जो किनारे जनपद जातियां थी उनको भी अपने अधिकार, अपने प्रभाव में रखने का थोड़ा प्रयास किया, और बाद में इन जो क्षेत्र जो जीते गए क्षेत्र थे वो हाथ से न निकल जाए, तो जगह जगह उन्होंने कुछ ऐसे अभिलेख स्थापित करवा दिए थे जिससे वहाँ पर शांति बनी रखे और अपने और जनता का विद्रोह को शांत किया जा सके। और उनके उसमें नैतिक कुछ बातें लिखी, हिंसा वगैरह कुछ ऐसे अपने आप को ऐसे बताया कि साम्राज्य के कोई भी व्यक्ति मुझे कभी भी आकर कोई भी बात बता सकता है। ठीक है, आज हमने अशोक और उसकी विजय के बाद में बात की है।
तो अशोक और उसकी विजय, अपने जीवन काल के अंदर उसने क्या क्या जीता, एक तो कश्मीर और दूसरा कलिंग। इसके अलावा जितना भी जो प्रदेश था, इसके अलावा जितना भी जो प्रदेश था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय वो जीत चुका था। और उसके बाद में इसका जो जीता गया जो भूभाग था उसको अपने अधीन, अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखा। और नए जो भूभाग जीते गए उसमें कश्मीर और कलिंग था। और कश्मीर का जो वर्णन मिलता है वो हमें कलन की राजतरंगिनी, कलन की राजतरंगी हमें बताती है कि कश्मीर पर श्रीनगर जो नगर है और शिव मंदिर का निर्माण कराया और उसके शैव भक्त होने का जो प्रमाण बताकर, और जो बाद में हमें पता लगता है कि वो बौद्ध बन गया था, इसी बारे में बात करके वो हमें बताते कश्मीर जो है वो अशोक ने अपने अधीन में लिया था। उसके बाद में जो कलिंग वाला जो प्रदेश है वो के खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें मेन रूप से इसको पता लगता है। इसके बाद में उसके अगली क्लास के बारे में बाद में बात करेंगे, उसमें अपन अशोक के धम्म के बारे में बात करेंगे। और इस क्लास में कोई दिक्कत हो, आपको कोई समझने में कोई समस्या हो तो कॉलेज के नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कॉलेज आइए और संपर्क कीजिए। धन्यवाद।